तो कई बार आप कुछ जरूरी खबरों को मिस कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हफ्ते भर का एक क्विक रिकैप, जहां आप देख सकते हैं हफ्ते भर की सारी खबरें एक साथ। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना होने जा रही है और मतगणना से पहले ही दोनों प्रमुख पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने विशेष तैयारियां की हैं। बीजेपी ने प्रचार से लेकर मतदान और अब मतगणना तक हर बूथ पर अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने की रणनीति को अंजाम दिया है। साथ ही इस बीच कई परेशानियों से भी चुनाव आयोग को गुजरना पड़ रहा है। इसमें कांग्रेस की शिकायतें भी हैं, तो कहीं रीपोलिंग जैसी समस्याएं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी मुद्दों के बारे में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीजेपी ने देश भर में अपने बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं। उनसे ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। सभी बूथ इंचार्ज और एजेंट से कहा गया है कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील अच्छे से चेक करें। अगर सील ठीक नहीं है और लग रहा हो कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। बीजेपी ने अपने मतगणना एजेंटों से कहा है कि वे मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने के आधे घंटे पहले पहुंचे और मतगणना में आखिर तक बैठे रहें। वहीं मतगणना के बारे में अपनी आशंकाओं को लेकर कांग्रेस की अगुवाई में INDIA गठबंधन के नेताओं ने 3 जून को चुनाव आयोग से मुलाकात की। उनकी मांग थी कि ईवीएम की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाए। भाजपा ने यह भी कहा है कि उसके जितने भी काउंटिंग एजेंट, समर्थक, प्रत्याशी काउंटिंग स्थल पर रहेंगे, उन सबकी सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। काउंटिंग एजेंट्स पर हमला हो सकता है। भाजपा ने यह भी आशंका जताई है कि उपद्रवी तत्व काउंटिंग स्थल पर उपद्रव मचा सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी चाहिए, उसके बाद ईवीएम की गिनती की जानी चाहिए। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव के नतीजे को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। चुनाव में पोस्टल बैलेट निर्णायक होते हैं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। 2019 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और फिर ईवीएम की। वहीं पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट के 2 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत आई थी। इसके बाद ईसी ने यहां फिर से मतदान कराने का फैसला किया था, जिसके चलते 3 जून को दोबारा मतदान करवाए गए। वोटिंग के दौरान 2 बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद 3 जून को फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया था। अब बात करते हैं कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई कुछ शिकायतों के बारे में। कांग्रेस ने वोटों की गिनती के दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी ARO की टेबल पर मतगणना एजेंट को खड़े होने की अनुमति नहीं देने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस पर आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए थे कि मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनका ये आरोप उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन किया था। चुनावों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अपने अपने जिलों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव की रिपोर्ट नहीं की है। फिर भी चुनाव निकाय ने एक वरिष्ठ नेता द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए व्यापक सार्वजनिक हित में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए विशिष्ट विवरण की आवश्यकता पर बल दिया है। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि निवर्तमान गृह मंत्री DM कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। यह स्पष्ट और निर्लज्ज धमकी है, जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपों की गहनता से समाधान करने के लिए विशिष्ट विवरण प्राप्त करने पर जोर दिया है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद इजरायल के नागरिकों ने करारा जवाब दिया है। इजरायली नागरिक मालदीव की आलोचना के साथ ही सोशल मीडिया पर भारत की बीच डेस्टिनेशन की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मालदीव के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला।
नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने देश में इजरायली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गाजा में इजरायली हमले को लेकर मुस्लिम देश में बढ़ते विरोध के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश को रोकने के लिए कानूनी संशोधन करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अल हिसून ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून में बदलाव लेने का फैसला किया है। इसकी निगरानी के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की गई है। मुइज़ू के प्रतिबंध के फैसले पर सोशल मीडिया पर एक बार फिर मालदीव ट्रेंड करने लगा है। इजरायली मालदीव की जमकर आलोचना कर रहे हैं। इसी के साथ ही इजरायली भारत की चर्चा करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर भारत में मौजूद शानदार बीच डेस्टिनेशंस की तस्वीरें भी शेयर की जाने लगी है। मालदीव में इजरायली नागरिकों के बैन के बाद एक बार फिर से भारत के समुद्र तटीय पर्यटन स्थल चर्चा में आ गए हैं। एक्स पर इजरायल वॉर रूम नाम के एक पेज पर लिखा गया है कि मैंने सुना है कि लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा सुंदर है। इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करके यहाँ के समुद्र तट की तारीफ भी की थी, जिससे मालदीव बौखला गया था। भारत के लक्षद्वीप को मालदीव अपने पर्यटन के लिए खतरे के रूप में देखता है। जॉडी कोहेन ने लिखा है कि मालदीव ने इजरायल के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई है, लेकिन इस बीच कर्नाटक के उडुपी की ये तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है। मैंने इसे अपनी लिस्ट में भी डाल लिया है। एक्स पर एक और यूजर ने लिखा है कि मालदीव ने आतंकवादियों का साथ देने और इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि इजरायल को इससे नुकसान नहीं है, उसके समुद्र तट और भी खूबसूरत हैं। इसके जवाब में अगले यूजर ने लिखा है कि वक्त आ गया है कि अब हम मालदीव को बॉयकॉट करें। वही एक कोनो नाम के यूजर ने लिखा है कि एक ब्रिटिश इजरायली के रूप में मैं कभी भी मालदीव नहीं जाऊंगा। मैं इस बात से नफरत करता हूँ कि वे इस युद्ध के लिए एक राष्ट्र पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मॉर्मोस्ट्रिन ने मालदीव के प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विदेश मंत्रालय इजरायली नागरिकों को मालदीव की किसी भी यात्रा से बचने की सलाह देता है। इसमें विदेश पासपोर्ट वाले लोग भी शामिल हैं। जो लोग वर्तमान में मालदीव में हैं, उन्हें भी वहां से जाने पर विचार करना चाहिए। वहीं कई लोगों ने मालदीव के समर्थन में भी बात की है। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मालदीव के फैसले का समर्थन किया है। ट्रूली टाइगर्स नाम के एक पेज ने कहा है कि पूरी दुनिया इजरायल की क्रूरता देख रही है और इजरायलियों को लगता है कि उनकी तारीफ हो रही है और मालदीव को बधाई, ये कमाल का कदम है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि आज हमने इजरायल को रोककर मानवता के लिए आवाज उठाई है। अब जो लोग मालदीव को सुरक्षित और सुंदर पाते हैं, उनके लिए ये रोक एक अतिरिक्त बोनस है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही घंटे बाकी है, पर इससे पहले भारत की जनता पर महंगाई का डबल अटैक हो गया है। जहां एक और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा टैक्स बढ़ाकर आपका कार का सफर और महंगा कर दिया है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन 2 फैसलों से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और इन फैसलों को क्यों लेना पड़ा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। देश के अग्रणी दूध विक्रेता कंपनी अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका असर लोगों की रोजाना की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके साथ ही देश भर में अमूल दूध की 1 लीटर थैली की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। GCMMF के MD जयंत मेहता ने कहा है कि 3 जून से अमूल दूध के सभी प्रकारों के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दरअसल GCMMF अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करता है। पहली बार GCMMF ने फरवरी 2023 में दूध की कीमत बढ़ाई थी। मेहता ने कहा है कि किसानों को उनकी बढ़ी हुई उत्पादन लागत की भरपाई के लिए यह बढ़ोतरी जरूरी है। ताज़ा बढ़ोतरी के साथ 500 मिलीलीटर अमूल भैंस दूध 36 रुपए, 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड दूध 33 रुपए और 500 मिलीलीटर अमूल शक्ति 30 रुपए हो गया है। GCMMF ने एक बयान में कहा है कि 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी MRP में 3 से 4% की वृद्धि के बराबर है, जो एवरेज फूड इन्फ्लेशन से काफ़ी कम है।
ये ध्यान देने योग्य है कि फरवरी 2023 में अमूल ने प्रमुख बाजारों में ताज़ा पाउच दूध की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। अमूल की नई कीमतों के मुताबिक अमूल गोल्ड 500 ml 2 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 33 रुपए का हो गया है। अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल टी स्पेशल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब अमूल गोल्ड की कीमत 64 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जबकि अमूल टी स्पेशल प्रति लीटर कीमत 62 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हो जाएगी। इतना ही नहीं, अमूल शक्ति की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। साथ ही दही की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। अमूल भैंस के दूध की 500 ml की थैली अब 35 रुपए के बजाय 37 रुपए, जबकि 1 लीटर वाले पैक की कीमत 70 के बजाय 73 रुपए हो गई है। नई कीमत आज यानी सोमवार को सुबह से ही प्रभावी हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं। वही चुनावी नतीजों से पहले अमूल ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। अमूल की ओर से इस बढ़ाई गई कीमतों का असर सीधा आम आदमी की जेब पर दिखने मिलेगा। GCMMF के ऐलान के मुताबिक अमूल दूध में अमूल गोल्ड, अमूल ताज़ा और अमूल शक्ति के दाम बढ़ाए गए हैं। इसका असर ये होगा कि अब बाकी सभी कंपनियां अमूल का ही अनुसरण करती हैं। जब बाजार में अमूल ने दूध की कीमत बढ़ा दी है तो अब माना जा रहा है कि मदर डेयरी समेत अन्य कंपनियां भी शीघ्र ही ऐसा करेंगी। वैसे भी गर्मी के मौसम में गाय भैंस कम दूध देना शुरू कर देती हैं, जबकि बरसात में दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए दूध की कंपनियां इसी मौसम में कीमतें बढ़ाती हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। इसकी वजह यही है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। टोल शुल्क में ये बढ़ोतरी पहले 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के तहत लगभग 855 टोल प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008 के अनुसार यूजर चार्ज वसूला जाता है। उनका कहना है कि इससे आवश्यक वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ती है और यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। टोल शुल्क में बढ़ोतरी से IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड जैसी कंपनियों को फायदा होगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पेश है आपके प्रदेश और शहर की दिन भर की वो खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती है। हमारी पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने से पहले ही आम आदमी की दिनचर्या पर महंगाई का झटका लगा है। ये झटका अमूल कंपनी की ओर से मध्य प्रदेश समेत अपने देश भर के ग्राहकों को दिया गया है। दरअसल अमूल ब्रांड के तहत मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अपने ब्रांड के दूध पर प्रति लीटर की दरों में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। यही नहीं, नई दरें आज सोमवार 3 जून 2024 से बाजारों पर प्रभावी कर दी गई है। यानी अगर आप अमूल ब्रांड का दूध लेते हैं तो आज से आपको इसे खरीदने के लिए 2 रुपए अधिक चुकाने होंगे। हमारी दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, जहां पर कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे अमोल सक्सेना का रविवार को निधन हो गया। बता दें कि अमोल की उम्र 21 साल थी। वह दिल्ली में रहकर फिल्म स्टडीज का कोर्स कर रहे थे। जानकारी के अनुसार अमोल सक्सेना की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। हालांकि मौत के असली कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। कलेक्टर के बेटे के निधन पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने शोक प्रकट किया है। बता दें कि अमोल को इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए थे। हमारी तीसरी खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, जहां पर बारातियों को लेकर आ रहा एक ट्रैक्टर रविवार रात पिपलोदी रोड के पास खाई में गिरकर पलट गया, जिससे 3 बच्चों और 3 महिलाओं सहित 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 40 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिनमें से 30 लोगों को राजगढ़ जिला अस्पताल लाया गया है। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर घायलों की चीख पुकार मच गई, वहीं बारातियों में हड़कंप मच गया। घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक शराब के नशे में ट्रैक्टर को चला रहा था। हमारी अगली खबर गुना से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हालांकि कई कांग्रेस प्रत्याशी एग्जिट पोल से निराश हुए हैं, पर प्रादेशिक नेताओं ने इसे झूठा करार देते हुए 4 जून को होने वाली मतगणना के समय सतर्क रहने को कहा है।
कांग्रेस में मची इस गहमागमी के बीच गुना लोकसभा सीट के प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने का दावा किया है। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब सभी को परिणामों का इंतजार है। 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती की तैयारियां अंतिम दौर में है। गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। जिले की सभी 9 विधानसभाओं की गिनती यही होगी। इसमें 8 सीटें इंदौर लोकसभा और महू क्षेत्र की गिनती धार लोकसभा के लिए रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार मतगणना राउंडवार होगी। 169 टेबलों पर 146 राउंड में इंदौर लोकसभा के 15.8 लाख व महू के करीब 1.25 लाख मत गिने जाएंगे। मतगणना 21 राउंड तक चलेगी। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारियों के साथ 18 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारी अगली खबर भी चुनाव को लेकर ही है, जहां पर एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता पर अब भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि क्यों पूर्व सीएम कमलनाथ भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने राजनीतिक ड्रामे पर बड़ा खुलासा किया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक बार चर्चा चली थी, वहीं कमलनाथ बीजेपी में आना चाहते थे। हम उनका स्वागत करना चाहते थे। वह बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वह अपने साथ भीड़ को लाना चाहते थे, जो हमें मंजूर नहीं था। फिर बात कहां पर खत्म हुई। हालांकि उन्होंने पूर्व सीएम की तारीफ के पुल भी बांधे। वहीं तारीफ में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उनके बेटे की इमेज उतनी ही खराब है। हमारी अगली खबर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से है, जहां पर MBA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आउट होने से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु से लेकर अधिकारियों तक की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पेपर लीक मामले की शिकायत राज्य शासन से लेकर राजभवन तक पहुंच चुकी है, जिसमें पेपर आउट होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के बाद रविवार को कांग्रेस ने भी विश्वविद्यालय में धारा 52 लगाने की मांग उठाई है। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, जो ABVP के प्रदर्शन के दौरान दिया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी अगली खबर में हम बात करेंगे इंदौर पुलिस की, जहां पर शहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ड्रग पेडलरों पर रविवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पहले तस्करों के भागने के रास्ते बंद किए, फिर ड्रोन कैमरों की मदद से एक साथ 70 पुलिसकर्मियों ने छापा मार दिया। करीब 3 घंटे चली सर्चिंग में 10 पेडलर पकड़े गए हैं। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 30 से ज्यादा से पूछताछ की गई है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन फ्लो यानी 5 का पंजे का नाम दिया गया था। हमारी अगली खबर उज्जैन से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 1 जून से भस्म आरती दर्शन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। दर्शनार्थी अब 3 महीने पहले से ही भस्म आरती दर्शन बुकिंग शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन जुलाई माह के लिए 9,153 श्रद्धालुओं की बुकिंग को स्वीकृत किया गया है। दर्शनार्थी अब अपने निर्धारित दिनों में आकर भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इन 3 महीनों के लिए भक्त आवेदन कर सकते हैं। हमारी आखिरी खबर है इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को 4 जून को आने वाले नतीजे का इंतजार है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस की प्रदेश कमेटी जंबो की बजाय छोटी रहेगी, लेकिन इसमें ऊर्जावान सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही जगह दी जाएगी। पद लेकर घर बैठे लोगों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करते हुए नए लोगों को मौका देना पार्टी की प्राथमिकता है। साथ ही कांग्रेस 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बड़ी सर्जरी कर सकती है। ऐसे नेता कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी में रहकर भीतरघात किया, उन पर भी सख्ती से एक्शन होगा। तो यह थी आज आपके प्रदेश और आपके शहर की 10 बड़ी खबरें। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण भी समाप्त हो चुका है। लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग से ठीक पहले चैट जीपीटी के निर्माता OpenAI ने एक बड़ा दावा किया है।
इसमें कहा गया है कि उसने भारतीय चुनावों पर केंद्रित सीक्रेट ऑपरेशन में एआई के भ्रामक इस्तेमाल को रोकने के लिए 24 घंटे में कार्रवाई की है, जिससे इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में ओपन एआई ने कहा है कि इजराइल में एक पॉलिटिकल कैंपेन प्रबंधन फर्म STOIC ने गाजा संघर्ष के साथ साथ भारतीय चुनावों पर कुछ सामग्री तैयार की। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या दावे किए हैं ओपन एआई ने और क्या वाकई में इजरायली कंपनी द्वारा भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ओपन एआई ने कहा कि मई में इस नेटवर्क ने भारत पर केंद्रित कमेंट्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी की आलोचना की गई और विपक्षी कांग्रेस की प्रशंसा की गई। हालांकि हमने भारतीय चुनाव शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में उस पर केंद्रित कुछ गतिविधि को बाधित कर दिया। ओपन एआई ने कहा कि उसने इजराइल से संचालित अकाउंट्स के एक ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल से संचालित अकाउंट्स के एक ग्रुप का उपयोग सीक्रेट कैंपेन के लिए कंटेंट बनाने और इसे एडिट करने के लिए किया गया है। इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया साइट X, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दूसरी वेबसाइट और यूट्यूब में फैले एक प्रभाव का संचालन करने के लिए सामग्री बनाने और एडिट करने के लिए किया जा रहा था। ओपन एआई ने दावा किया कि मई की शुरुआत में इसने अंग्रेजी में कंटेंट के साथ भारत में अपनी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया था। ओपन एआई की रिपोर्ट में उन कैंपेन का हवाला दिया गया जिनके जरिए एआई का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने या राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया। साथ ही कहा गया कि हमने पाया कि इस तरह की खतरनाक एक्टिविटी के लिए हमारे मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अभियान ने कनाडा, अमेरिका और इजराइल के दर्शकों को अंग्रेजी और हिब्रू में कंटेंट के साथ टारगेट किया। मई की शुरुआत में इसने अंग्रेजी भाषा की कंटेंट के साथ भारत के दर्शकों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसने विस्तृत जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी फॉर इंडिया कुछ भारतीय राजनीतिक दलों की ओर से या उनके प्रभाव संचालन, गलत सूचना और विदेशी हस्तक्षेप का लक्ष्य था और है। भारत और बाहर निहित स्वार्थ स्पष्ट रूप से इसे चला रहा है और इसकी गहन जांच और पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। ये प्लेटफॉर्म इसे बहुत पहले ही जारी कर सकते थे और चुनाव समाप्त होने में इतनी देर नहीं कर सकते थे। ओपन एआई ने कहा है कि वो सुरक्षित और व्यापक रूप से लाभकारी एआई विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संदिग्ध गुप्त प्रभाव संचालन की हमारी जांच सुरक्षित एआई तैनाती के हमारे लक्ष्य को पूरा करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसने यह भी कहा कि उन नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो दुरुपयोग को रोकती है और एआई जनित सामग्री के आसपास पारदर्शिता में सुधार करती है। ये विशेष रूप से सीक्रेट आईओ को पता लगाने और उन्हें बाधित करने के संबंध में सच है, जो अपने पीछे के एक्टर्स की वास्तविक पहचान या इरादों को उजागर किए बिना जनता की राय में हेरफेर करने या रणनीतिक परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन में जमा अपने सोने को वापस मंगवा लिया है। वर्ष 1991 में भारत ने बढ़त वित्तीय संकट को टालने के लिए ब्रिटेन में सोना गिरवी रखा था, लेकिन बाद में RBI ने सारे कर्ज चुका दिए थे। अब हाल ही में सूत्रों द्वारा यह बताया गया है कि RBI ने ब्रिटेन से 100 टन गोल्ड वापस लिया है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं ये सोना वहां कैसे पहुंचा और ब्रिटेन से कैसे भारत का यह धन दोबारा घर आ चुका है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत अब अपनी अधिकांश सोना अपनी तिजोरियों में रखेगा। RBI ने बताया कि भारत के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले कारोबारी साल तक विदेशी मुद्रा भंडार में 822.10 टन सोना था। वही फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में विदेशी मुद्रा भंडार में 794.63 टन से ज्यादा सोना था। RBI ने साल 1991 में उसी समय कड़ी
आलोचना का सामना करना पड़ा जब उसे अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देश विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा था। 1991 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने इतनी भारी पैमाने पर देश में सोना स्थानांतरित किया है। उस वक्त आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखा था ताकि वह $400 मिलियन इकट्ठा कर पाए। बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 31 मार्च 2023 तक 2,30,733.95 करोड़ रुपए से 19.6% बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 2,74,714.27 करोड़ रुपए हो गया। हर साल सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। दुनिया में सोने की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। सोने की कीमतों में इजाफा की वजह से पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चले भू राजनीतिक संघर्ष भी है। वहीं आरबीआई सहित कई केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड खरीदारी और भौतिक सोने की मांग में वृद्धि की वजह से भी गोल्ड की कीमतों में तेजी आई है। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं, जिसे अक्सर मुद्रा की अस्थिरता और भू राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। पिछले कुछ साल में सोना खरीद को देखते हुए विदेश में गिरवी रखे सोने को घटाने का निर्णय लिया गया। इस सोने को मुंबई और नागपुर में कड़ी सुरक्षा वाली तिजोरियों में रखा गया है। भारत में 100 टन सोना वापस आने से स्थानीय स्तर पर संग्रहित सोने की कुल मात्रा बढ़कर 408 टन से अधिक हो गई है। इसका मतलब है कि स्थानीय और विदेशी होल्डिंग पर लगभग बराबर है। केंद्रीय बैंक की गुरुवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 24 में जारी किए गए नोटों के बदले स्थानीय स्तर पर 308 टन से अधिक सोना रखा गया है। इसके अलावा 100.28 टन सोना स्थानीय स्तर पर बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखा गया है। कुल स्वर्ण भंडार में से 413.79 टन सोना विदेशों में रखा गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ साल में सोना खरीद को देखते हुए विदेशों में गिरवी रखे सोने को घटाने का निर्णय लिया गया, जो मानक समीक्षा प्रक्रियाओं का हिस्सा है। वर्ष 2009 में भारत ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से 200 टन सोना खरीदा था। इसके बाद से वह अपने विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विविधीकरण प्रयासों के तहत सेकेंडरी मार्केट से पीली धातु खरीद रहा है। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में स्थानीय स्तर पर सोना मुंबई और नागपुर में कड़ी सुरक्षा वाली तिजोरियों में रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही क्यों था? साथ ही क्या आप ये भी जानते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक निजी शहर द सिटी ऑफ लंदन से संचालित होता है? और हैरानी की बात तो ये है कि हम लंदन शहर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इससे काफी अलग है। 1824 से 25 के बीच में रॉथस्चाइल्ड में संकट के दौरान सोने की आपूर्ति करके बैंक ऑफ इंग्लैंड पर नियंत्रण कर लिया। रॉथस्चाइल्ड का सोने के खनन में एकाधिकार था और वे अपने कार्यालय से विश्व के लिए सोने की कीमत तय करते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन शहर में स्थित है, जो लंदन से अलग एक निजी शहर है। इसकी अपनी पुलिस, कानून और अदालत है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास एक सोने की तिजोरी है और ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक सहित दुनिया भर के 30 अन्य केंद्रीय बैंकों के लिए सोना संग्रहित करता है। एल्फ्रेड डी रॉथस्चाइल्ड ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह ही भारत के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड द्वारा समर्पित एक केंद्रीय बैंक की योजना बनाई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में रॉथस्चाइल्ड की योजना के अनुसार और जॉन मेनार्ड किन्स की पुस्तक से प्रेरित होकर की गई थी। जॉन मेनार्ड किन्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से विश्व बैंक और IMF के निर्माण में भारी रूप से शामिल थे। अब आइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पर लौटते हैं। ये एक निजी बैंक था और टाटा तथा अन्य पारसी व्यवसायी इसके शेयर धारक थे। टाटा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करते थे और वे अफीम बेचने और HSBC बैंकों में व्यापारिक भागीदार थे। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक निजी स्वामित्व वाला केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ अब सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बहुमत का आंकड़ा यानी 272 पार कर चुकी है, पर इस दल की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपने दम पर बहुमत लाने में कामयाब ना हो सकी। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि वो इस बात पर अपनी चोट छुपा सकती है और जितनी बीजेपी की अकेली सीटें हैं, विपक्ष के INDIA गठबंधन की कुल सीट 232 से 8 सीट ज्यादा ही है। आज के रिपोर्ट में मैं यशस्वी जोशी और मैं दीपक विश्वकर्मा आपके सामने पेश करेंगे कुछ ऐसे आंकड़े और आपको बताएंगे कि आखिरकार भाजपा बहुमत का आंकड़ा क्यों न ला सकी। समाज का ऐसा कौन सा वर्ग था जिससे भाजपा को बहुत उम्मीदें थी और उसने भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया। अब जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो क्या वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा जताकर सरकार बना सकती है। इससे पहले कि हम आज की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करें, एक नजर डाल लेते हैं अंतिम आंकड़ों पर। सबसे पहले हम बता दें कि 543 सीटों में से बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती है 99 सीट। समाजवादी पार्टी के खाते में आई है 37 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जीती है 29 सीट। वहीं डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं। तो दीपक, छोटी पार्टियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं क्योंकि नए समीकरण में इन पार्टियों की भी बहुत महत्वता है और ये पार्टियां तय करेंगी कि आगे की राह क्या होगी। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ और इन पार्टियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की, क्योंकि यह पार्टी शिवसेना से अलग करके बनाई गई थी, जिसने 9 सीटें जीती हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी है, उसने भी 8 सीटें जीती हैं। इन दोनों पार्टियों के 2 टुकड़े हुए हैं और देखने लायक बात अब यह है कि दोनों पार्टियों के अलग गुट से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इन पार्टियों ने किया है। यकीनन, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एनडीए के घटक दल का हिस्सा है और एनडीए को इनसे काफी उम्मीदें थी। आपको एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि एनडीए और बीजेपी को आखिर नुकसान हुआ तो क्यों हुआ और कहां पर हुआ। यशस्वी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिसने यूपी जीत लिया, दिल्ली की सत्ता उसी के हाथ लगती है। आप किसी भी पुराने चुनाव को उठा के देख लीजिए, चाहे वो 99 का हो, 2004 का हो या 2009 का या 2014 का या 2019 का। इस बार भाजपा को सबसे करारा झटका यहीं से लगा है। जी दीपक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए डन डील माना जा रहा था, पर जिस लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में अयोध्या आता है, भाजपा वहां से भी हार गई है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? जी बिल्कुल, यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका है यशस्वी, क्योंकि बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी वहीं हार जाएगी। अगर हार की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई हैं, यानी 29 सीटों का नुकसान, और यही नुकसान बीजेपी को ले डूबा। आप ये नंबर बीजेपी के इस बार की सीटों में जोड़ दीजिए और यह लीजिए, आ गया बहुमत। इसी के साथ यशस्वी, इसके अलावा जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। अखिलेश ने एक एक सीट पर खुद उम्मीदवार तय किए थे। बिल्कुल, कहा ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को खड़ा करना है, कहा दलित उम्मीदवार को टिकट देना है। यह फैसला अखिलेश ने खुद किया था। उदाहरण के तौर पर कन्नौज की सीट की बात करें, जहां अखिलेश खुद मैदान में खड़े थे, वहां पर उनके सामने भाजपा के सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे थे। सुब्रत एक ब्राह्मण है और अखिलेश यादव समाज से आते हैं। इसके बावजूद अखिलेश ने यह दांव खेला और सफल भी हुए। जी बिल्कुल, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश के चुनावों में यकीनन देखने को मिला, जिसकी वजह से भाजपा को बेहद तगड़ा झटका लगा है। सही कह रहे हैं आप। मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है जहां प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में 100% घर बनाए गए। वहां मुस्लिम मतदाताओं के कुल वोट 2322 है, जहां भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला है। इसका मतलब है भाजपा को इस वर्ग से वोट बिल्कुल नहीं मिला। दीपक, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ क्योंकि अगर फैजाबाद की बात करें तो अयोध्या में 60% हिंदू मतदाता है, फिर वहाँ भाजपा को वोट क्यों नहीं मिला और भाजपा ये सीट क्यों हार गई? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यशस्वी कि यह भाजपा के लिए एक मंथन का विषय जरूर है कि वोटरों में नाराजगी का क्या कारण है। महज 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने 403 में से 255 सीटें जीती थी और भाजपा के वेद प्रकाश 1,13,414 वोटों से अयोध्या में जीते थे।
तो फिर अब ये सोचने वाली बात है कि 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा यह सीट हार गई। तो चलिए अब बात करते हैं अमेठी की, जहां भाजपा की स्टार उम्मीदवार स्मृति ईरानी हारी हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र प्रजापति ने भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह को हराया था। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां भाजपा की स्टार उम्मीदवार स्मृति ईरानी हारी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के महेंद्र प्रजापति ने भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह को हराया था। भाजपा को यही समझ जाना था कि अमेठी में ये उनके लिए एक खतरे का संकेत है। बिल्कुल यशस्वी, पूर्वांचल से जो नतीजे आए हैं उन्हें देखकर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की जनता में भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। फिर वो आजमगढ़ हो, बस्ती, गोंडा, रायबरेली, इन इलाकों में भाजपा का वोट शेयर कम हुआ नजर आया है। अगली नजर डालते हैं हरियाणा की तरफ, जहां इस बार भाजपा को 10 में से 5 सीटें मिली हैं। वहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को 10 सीटें मिली थी, यानी कि 5 सीटों का नुकसान। जबकि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा ने वहां के सिटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से मैदान में उतारा था और पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी। इसके बावजूद भाजपा अपना हरियाणा का प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने अपनी खुद की सीट जीत ही ली, पर वो भाजपा को वो रिजल्ट ना दे सके जिसकी उम्मीद भाजपा को उनसे थी। यशस्वी, क्या लगता है आपको कि भाजपा में हरियाणा के खराब प्रदर्शन की वजह क्या है? दीपक, अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ ज्यादातर वोटर जाट समाज से आते हैं और जाटों की नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो रोहतक से चुनाव जीते थे, उन्होंने इस चुनाव में पूरा दमखम झोंक दिया था और जाटों की समस्या को बढ़ चढ़कर सामने रखा था। किसानों के लिए लाए गए कानून भी एक वजह माने जा सकते हैं। हालांकि वह कानून वापस जरूर ले लिए गए थे, पर इससे हुए नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो 5 सीटें भाजपा हारी है वो है अंबाला, सिरसा, हिसार, सोनीपत और रोहतक। ये 5 सीटें जाट बहुल की है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल में दनादन रैलियां की थी। इसके बावजूद 42 सीटों में से भाजपा सिर्फ 12 ही जीत सकी, जो कि 2019 के चुनाव के मुकाबले 4 सीटें कम है। यानी जहां भाजपा को उम्मीद थी कि वो अपना प्रदर्शन सुधारेगी, सुधारना तो दूर की बात है, उल्टा भाजपा ने वहां अपना नुकसान करा लिया। खैर, इससे एक बात जाहिर है कि भाजपा के पोल मैनेजमेंट में कुछ गंभीर समस्या थी, जिसे वे समय रहते आग नहीं पाए। तो अब बात करेंगे उस क्षेत्र की जहां पिछले 2 सालों में नरेंद्र मोदी ने 146 बार से ज्यादा दौरा किया, पर इस क्षेत्र में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की, जिसमें शामिल है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। इन राज्यों की अगर बात करें तो भाजपा को कर्नाटक में मिली है 17 सीट, आंध्र प्रदेश में मिली है 3 सीट, तेलंगाना में मिली है 8 सीट, वहीं केरल में मिली है 1 सीट। तमिलनाडु, जहां से मोदी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाया। दक्षिण भारत में भाजपा के पोस्टर बॉय के अन्नामलाई अपनी खुद की सीट कोयम्बटूर नहीं बचा सके। इससे एक बात ये साबित होती है कि भाजपा अभी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स समझ नहीं पाई है। अगर यहाँ भाजपा महज अपना खाता खोल लेती तो ये कहा जा सकता था कि तमिलनाडु में भाजपा का आगमन हो चुका है, पर ऐसा नहीं हो सका। डीएमके और कांग्रेस के भंवर में भाजपा कुछ यूं फंसी कि बाहर ही नहीं निकल सकी। आपको बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा ने एमडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस बार भाजपा ने यहाँ चुनाव अकेले लड़ पूरी ताकत भी झोंकी, पर माफ कीजिएगा, भाजपा के लिए चेन्नई अभी दूर है। वहीं दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय से भाजपा लगातार प्रयास करती आ रही है, पर अभी तक उन्हें ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं मिल सका है। पर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि दक्षिण भारत में खास तौर पर तमिलनाडु भाजपा को ब्राह्मण पार्टी के तौर पर देखता है, जो कि वहाँ के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठता। हालांकि अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखें तो यहाँ भाजपा ने अपना वोट शेयर और सीटें दोनों 2019 के चुनाव के मुकाबले बढ़ाई हैं। तेलंगाना में भाजपा ने इस बार 8 सीटें जीती हैं, जहाँ भाजपा ने पिछली बार सिर्फ 4 सीटें जीती थी, यानी कि 4 सीटों का फायदा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाजपा ने जहां 2019 में ही अपना खाता तक नहीं खुला था, वहां इस बार 3 सीटें जीती हैं। और अगर इन सीटों को तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए तो एनडीए गठबंधन की कुल सीटें होती है 19।
इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि जनता से भाजपा की नाराजगी का कारण बने। भारतीय चुनाव आयोग ने 3 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव का एक लेखा जोखा सामने रखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस बार रिकॉर्ड नंबर में सीनियर सिटीजन ने मतदान किया। आपको याद होगा 2020 में कोविड के दौरान भारतीय रेल ने वृद्ध लोगों को दी जाने वाली आर्थिक छूट बंद कर दी थी। उस समय ये छूट कोविड का हवाला देकर बंद कर दी गई थी, पर ये उम्मीद थी कि ये छूट वापस शुरू कर दी जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। आरटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे ने यहाँ छूट कैंसिल कर 5,800 करोड़ रुपए कमाए। इस छूट को बंद करना वृद्ध लोगों में नाराजगी का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि ये छूट उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। जी बिल्कुल। वैसे भी मिडिल क्लास को बहुत ही कम रियायतें मिलती हैं और सरकार ने उसे भी बंद कर दी। इसके अलावा रेलवे की बस से बदतर होती हालत भी इसका एक कारण मानी जा सकती है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वंदे भारत के वीडियोस ट्विटर पर डालते रहते हैं, पर उन्हें शायद यह नहीं पता कि भारत की जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग वंदे भारत में बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी के साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं जैसे कि रेलवे पुलिस भर्तियों का रद्द होना और अग्निवीर योजना हार के कुछ कारण माने जा सकते हैं। दीपक, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इस मुद्दे को राहुल गांधी और विपक्ष ने पूरी तरह से भुनाया। 8,500 रुपए के बेरोजगारी भत्ते की बात करके राहुल गांधी ने एनडीए को बैकफुट पर ला खड़ा किया और कहीं ना कहीं इसका असर परिणामों में देखने को भी मिल रहा है। कुछ प्रदेश जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और राजस्थान इन्होंने भाजपा की लाज बचा ली, वरना यकीनन भाजपा विपक्ष में बैठी दिखाई देती। खासकर मध्य प्रदेश जैसे केंद्र से उतना नहीं मिला जितने का वह हकदार है। इसके बावजूद एमपी ने बीजेपी की झोली में 29 की 29 सीटें डाल दी और इसका श्रेय जाता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। दीपक, अब ये कहना बहुत जल्द होगा कि भाजपा विपक्ष में नहीं बैठेगी, क्योंकि दिल्ली में सियासती हलचल बहुत तेज है और एनडीए और आईएनडीआईए अलायंस दोनों ने अपने कैलकुलेटर निकाल रखे हैं और उम्मीद है कि सरकार जिसकी भी बने, भारत को एक मजबूत सरकार मिलेगी जो आने वाले 5 साल इस देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार आप हमसे जरूर साझा करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए बने रहिए आप यूबी न्यूज के साथ। छत्रपति शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ग्रैंड अलायंस को बड़ा झटका लगा। पार्टी छूटने और छीनने के बाद नए नाम और नए सिंबल के साथ लोगों के बीच गए शरद पवार और उद्धव ठाकरे योद्धा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनावों का जब ऐलान हुआ था तब दोनों के लिए अपनी जमीन बचाए रखने को काफी कठिन चुनौती माना जा रहा था। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह महाराष्ट्र में भी भाजपा का जादू ना चल सका और कैसे महाराष्ट्र में भी मनचाहा परिणाम पार्टियों को देखने नहीं मिला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों के चुनाव परिणाम में शरद पवार की अगुवाई एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। उनकी पार्टी कुल 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी कुल 21 सीटों पर लड़ी थी, उसे 9 सीटों पर जीत मिली है। उसकी सीटों की संख्या बीजेपी के बराबर है। चलिए समझते हैं कैसे दोनों नेता योद्धा बनकर उभरे हैं। अपनी कूटनीतिक समझ और बेहतर रणनीतिक योजना से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें मौजूदा भारतीय राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। पवार की जिजीविषा और उनके संघर्ष की हिम्मत ने एक बार फिर साबित किया है कि टूटने के बाद फिर से खड़े होने का नाम शरद पवार है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उनके खिलाफ ईडी का मामला हो या फिर भतीजे अजीत पवार द्वारा पार्टी में टूट का मामला, अपने कमजोर सेहत और उम्र के इस पड़ाव में आकर भी उन्होंने सभी चुनौतियों का हर तरह से सामना किया। इसके अलावा आईएनडीआईए अलायंस बनाने वालों में सबसे अहम चेहरा पवार ही है। वह लगातार आईएनडीआईए अलायंस और विपक्षी एकजुटता के लिए काम करते रहे। विपक्षी एकजुटता के बाद विपक्ष की कोशिश सरकार बनाने की संभावना को टटोलना भी है। पवार मंगलवार को भी लगातार इस दिशा में व्यस्त रहे। उन्होंने अपनी पार्टी प्रदर्शन पर भी संतोष जताते हुए कहा कि इसने 10 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 8 सीट पर जीत मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव सिर्फ पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का ही मुद्दा नहीं था, पिता की पार्टी और उसके नामो निशान की लड़ाई भी थी।
महज 2 साल पहले अपने साथियों की विश्वासघात और पार्टी टूट का शिकार उद्धव ठाकरे से न सिर्फ उनकी कुर्सी छीनी बल्कि उनकी पार्टी काडर का भी सब कुछ छिन गया। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने कार्यकर्ताओं, काडर और लोगों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे रहे। एक तरफ उन्होंने पूरी शिद्दत से विपक्ष गठबंधन का हिस्सा बनने का काम किया, तो दूसरी ओर लगातार जमीन पर मराठी माणूस के बीच यह नैरेटिव देने की कोशिश करते रहे कि यह चुनाव असली और नकली शिवसेना के बीच लड़ाई का है। वह अपने साथ हुए अन्याय के बाद लोगों के बीच गए। उन्होंने पूरी ताकत के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर हमला बोला। ठाकरे शिवसेना का यह प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मजबूत आधार का काम कर सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पेश है आपके प्रदेश और शहर की दिन भर की वो खबरें जो आपसे भागदौड़ में कहीं ना कहीं छूट जाती है। हमारी आज की पहली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से दुबई शारजाह जाने के लिए नई शर्त रखी गई है। यह फैसला यूएई सरकार ने लिया है, यानी अब रवाना होते समय ही वापसी के लिए भी रिटर्न टिकट करना पड़ेगा। यह गाइडलाइन टूरिस्ट वीज़ा पर जाने वालों के लिए है, यानी यदि आप एयरपोर्ट पर रिटर्न का कंफर्म टिकट नहीं दिखाते हैं तो इंदौर एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। एयरलाइंस कंपनियों को इस बारे में सख्ती से पेश आने के लिए कहा गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में किसी को भी यूएई जाना है तो इसके लिए एकमात्र इंदौर ही ऑप्शन है, यानी सिर्फ यहीं से एक फ्लाइट गुरुवार को दुबई शारजाह आती है और उसी रात को वापस चली जाती है। हमारी दूसरी खबर भी इंदौर से है, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। उनका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, जनता का जो जनादेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए। राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले और गाँव-गाँव दौड़ लगाई। थोड़ा बहुत उनका भी प्रतिपक्ष मजबूत होना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि INDI गठबंधन को यूपी में मिले समर्थन को लेकर हम समीक्षा करेंगे। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप को लेकर सभी ने मेहनत की है। अब देखिए, ऐसा जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव-गांव दौड़ लगाई, जिम विम करी उन्होंने सब जगह जाके। थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया तो प्रतिपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए हमारा। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंदौर के नाम रहा है। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया। दूसरे नंबर पर असम की दुबरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन रहे, जिनकी जीत का अंतर 10,12,000 रहा। लालवानी का ये दूसरा लोकसभा चुनाव था और उसमें वे जीत के आंकड़े के लिहाज से टॉप पर रहे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वे प्रदेश में दूसरे नंबर पर और देश में 12वें स्थान पर थे। लालवानी ने तब कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी को 5,47,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर गुना भाग शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश का नाम अब उन राज्यों में शुमार हो गया जहां भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ऐसे में मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद की जाने लगी है। 29 सीटें जीतने के बाद अब राजनीतिक जानकारों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कम 4 से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक के नाम का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारी अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब शहर में 12 बजे रात शराब ठेके बंद करने का आदेश जारी हो गया है। आबकारी विभाग द्वारा शहर के सभी ठेके संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई भी ठेका रात 12 बजे के बाद खुला पाया जाएगा तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां पर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भगवा आंधी में कांग्रेस सभी 29 सीटों पर धराशायी होती गई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ वाली ये सीट एमपी की संसदीय सीटों में हॉट सीट थी, जिस पर हर किसी की नज़र थी। कांग्रेस ने इस सीट पर हार की उम्मीद तो दूर, इस बारे में सोचा तक नहीं होगा।
बता दें कि प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और बेटे नकुलनाथ की हार को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब जो है सो है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अध्ययन जरूर करेंगे कि आखिर कहां कमी रही। हमारी अगली खबर आ रही है जबलपुर से, जहां पर नर्सिंग कॉलेजों को लेकर लगातार सामने आ रही अनियमितताएं एवं फर्जीवाड़े की घटनाओं के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेजों के एफिलिएशन देने की प्रक्रिया अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अधीन होगी। इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कराएगा। इस निर्णय के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। एफिलिएशन की प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कमेटी गठित करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय से ऐसे कॉलेजों और उनमें संचालित पाठ्यक्रमों और छात्रों की जानकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मांगी जा रही है। अगली खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिया। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के साथ पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने भी कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर का नाम तो इतिहास में अंकित हो गया है। वहीं देश में जो 25 बड़ी जीत दर्ज हुई है, उनमें से 11 मध्य प्रदेश के खाते में गई है। इस महाविजय ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का राजनीतिक कद भी बढ़ा दिया है। हमारी अगली खबर आ रही है बैतूल से, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 25 साल का युवक क्लिनिक में इलाज कराने गया था। वहां बैठे बैठे उसे मेजर हार्ट अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर गया। इस दौरान 1.5 घंटे में 40 बार सांसें थमी, लेकिन डॉक्टर ने देवदूत बनकर उसकी जान बचा ली। बता दें कि युवक रिसेप्शन पर अपनी एंट्री करा रहा था और डॉक्टर भी रिसेप्शन के पास ही खड़े होकर मोबाइल चेक कर रहे थे। इसी दौरान बैठे बैठे युवक जमीन पर नीचे गिर गया। इस दौरान डॉक्टर ने कार्डियक मसाज देना शुरू किया। युवक के रिसेप्शन से आईसीयू तक पहुंचने की स्थिति के करीब 1.5 घंटे में 40 बार उसकी सांसें आती जाती रही। डॉक्टरों के प्रयास से युवक को बचा लिया गया और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। परिजन बेहतर इलाज के लिए उसे नागपुर ले गए, जहां जांच के बाद उसके हार्ट में 80% ब्लॉकेज का पता चला। युवक की एंजियोग्राफी की गई। परिजनों का कहना है कि जरा भी देर हो जाती तो उनके जवान बेटे की जान चली जाती। युवक के ठीक होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। हमारी आखिरी खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। चुनाव पर मंथन के लिए भाजपा ने आज जिला अध्यक्षकों की बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्षद व महापौर चयन को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक हो रही है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी अहम फैसले ले सकती है। तो यह थी आज की आपके प्रदेश और शहर की 10 बड़ी खबरें। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल देर रात एनडीए और उसके घटक दलों के बीच प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग हुई। इस मीटिंग का एजेंडा था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना और चुनाव के बाद सभी दलों का आभार प्रकट करना। हालांकि इस मीटिंग का एक एजेंडा जो अभी बताया नहीं जा रहा है, वो यह है कि किस दल को क्या चाहिए, किसकी क्या डिमांड है। इस मीटिंग में यह साफ किया गया कि सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश करेगा और 9 जून को नरेंद्र मोदी समेत कुछ कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू को मनाने के लिए भाजपा ने क्या समझौते किए, क्या यह सरकार मजबूती से पूरे 5 साल चल पाएगी और क्या भाजपा महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे रक्षा, वित्त, गृह और विदेश किसी और को देने का साहस कर सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बुधवार की शाम सहयोगी दलों की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। अब शुक्रवार की शाम 7 बजे राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति को एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं के दस्तखत वाली समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही अब नई सरकार के गठन का रास्ता क्लियर हो गया है और ये कंफर्म हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के पास 292 सांसदों का आंकड़ा है, जबकि बहुमत के लिए 272 चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य निर्दलीय सांसद भी एनडीए
की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि दोनों दल एनडीए को सहयोग करते रहेंगे। बुधवार को नई दिल्ली में विपक्षी दलों के INDIA अलायंस की बैठक भी हुई। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि फिलहाल वो विपक्ष में ही बैठेंगे और सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एनडीए के पास सांसदों की कुल संख्या 292 के पार पहुंच रही है, जबकि विपक्ष दलों के पास 234 सांसद हैं। 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टीज का नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी सभी सहयोगी दलों से बात करेगी। इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, JP नड्डा और अमित शाह को दे दी गई है। उधर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बुधवार को यह सियासी घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रेसिडेंट ने इसे स्वीकार भी कर लिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस बात की जानकारी दे दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PM मोदी का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ही उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने को भी कहा। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में PM आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। एनडीए गठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हो सकता है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को ही यह बयान जारी कर यह बताया था कि नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PM मोदी सहित केंद्र सरकार के सभी वर्तमान मंत्रियों को आज रात को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। दुनिया भर के 15दिल्ली की IP यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में 2 पॉइंट का सुधार हुआ है और यह अब 1001 से 1200 तक है। QS रैंकिंग में टॉप जगह पर देश की IIT शामिल है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के अलावा IIT खड़गपुर को 222वीं रैंक मिली है। IIT मद्रास को 227, IIT कानपुर को 263, IIT रुड़की को 335, IIT गुवाहाटी को 344वीं रैंक मिली है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 211वीं रैंक मिली है और इसमें 14 पॉइंट का सुधार हुआ है। G20 देशों में भी सबसे तेजी से भारतीय यूनिवर्सिटीज़ का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहा है। अगर रैंकिंग में शामिल विभिन्न देशों के संस्थानों की लिस्ट देखें तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली प्रतिनिधित्व के मामले में वैश्विक स्तर पर 7वें और एशिया में 3रे स्थान पर है। एशिया में जापान 49 यूनिवर्सिटी और चीन 71 यूनिवर्सिटी हैं। QS ने सस्टेनेबिलिटी और एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की है। वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका की MIT नंबर 1 पर है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को दूसरा स्थान मिला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3रे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 5वें और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 6ठे। स्विस फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 7वें नंबर पर है। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इंग्लैंड के UCL और अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पोर्टफोलियो 2004 में शुरू हुआ था। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन के बारे में तुलनात्मक डेटा के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। इस रैंकिंग सिस्टम में विश्व के काफ़ी ज़्यादा अहमियत मानी जाती है और स्टूडेंट्स विदेशों में यूनिवर्सिटी का चयन करते समय QS रैंकिंग को भी ध्यान में रखते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबसे चौंकाने वाले नतीजे यूं तो बहुत सी जगहों से आए हैं, पर सबसे चौंकाने वाले नतीजे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आए हैं। 2014 में 3,71,784 वोट, 2019 में 4,79,505 वोटों से जीतने वाले प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस बार वो सिर्फ 1,52,513 वोटों से ही जीत पाए। आज की रिपोर्ट में हम बताएंगे कि जिस वर्ग से या कहे जिस वोट बैंक से नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने मोदी के खिलाफ जाकर वोटिंग की। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि क्या वाराणसी का मोदी से मोह भंग हो चुका है, क्या 2029 में फिर नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ने का रिस्क लेंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। नतीजे खुद बोल रहे हैं कि भाजपा ने जिन बिरादरी पर भरोसा कर गले लगाया था, उन्होंने बाजी पलटने में भूमिका निभाई। ऐसे में चुनाव परिणाम प्रभावित होने से भाजपा प्रत्याशी PM नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 3 लाख से ज्यादा मतों से कम होना आश्चर्य की बात नहीं है। वही PM मोदी के खिलाफ INDIA गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के मुकाबले को कांटे का बनाने में इस बार संसदीय सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं ने भागीदारी निभाई। शहर दक्षिणी मतदाताओं ने अलग ही इतिहास लिखा। 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ शहर दक्षिणी ही ऐसा रहा जहां PM मोदी 1 लाख वोट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जिस रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जा रहा, वहीं पाला बदलकर INDIA गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। अजय राय को मिले कुल वोटों का 40.74%, 72 साल के इतिहास में कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है। पिछले 10 साल से बनारस में सांसद PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को ले या गंगा घाटों को नया रूप देने के साथ नया नमो घाट बनवाने का, या फिर पक्का महाल यानी पुराना शहर के मोहल्लों को स्मार्ट बनाने सहित अन्य काम हो, सब कुछ शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के खाते में है। बावजूद इसके चुनाव परिणाम के आंकड़े बताते हैं कि शहर दक्षिणी के मतदाताओं ने PM मोदी को 1 लाख से कम यानी 97,878 वोट ही दिए। वही INDIA गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को इस विधानसभा में 81,000 से ज्यादा मत मिले। पोस्टल बैलेट में भी अजय राय PM मोदी से कुछ ही वोट पीछे रहे। PM मोदी को 1531 तो अजय राय को 1373 वोट मिले। तो चलिए अब बात करते हैं वाराणसी से, जहां किस प्रत्याशी को किस इलाके से कितने वोट मिले। शहर दक्षिणी, जहां से नरेंद्र मोदी को मिले हैं 97,878 वोट, वहीं अजय राय को मिले हैं 81,732 वोट, वहीं अतहर जमाल को 1,032 वोट। वहीं शहर उत्तरी में नरेंद्र मोदी को मिले हैं 1,31,241 वोट, अजय राय को 1,01,731 वोट, अतहर जमाल 4,173। वहीं वाराणसी कैंट की बात करें तो वहां नरेंद्र मोदी को मिले हैं 1,45,922 वोट, वहीं अजय राय को मिले हैं 87,645 वोट, वहीं अतहर जमाल को मिले हैं 3,423 वोट। वहीं रोहनिया की बात करें तो वहां मिले हैं नरेंद्र मोदी को 1,27,508 वोट। वहीं बात करें अगर अजय राय की तो उन्हें मिले हैं 1,01,225 वोट। वहीं अतहर जमाल की बात करें तो उन्हें मिले हैं 10,527 वोट। वहीं अगर बात करें सेवापुरी की तो वहां मिले हैं नरेंद्र मोदी को 1,08,890 वोट,
अजय राय को मिले हैं 86,751 वोट। वहीं अतहर जमाल को मिले हैं 14,491 वोट। बनारस संसदीय सीट के सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में भूमिहार और पटेल मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में पिछले चुनाव में मिली भारी मतों ने पीएम मोदी की जीत की मार्जिन बढ़ाई थी। भाजपा ने भूमिहार मतदाताओं को साधने के लिए चुनाव से ठीक पहले धर्मेंद्र राय को एमएलसी बनाया, तो पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव संचालक की महती जिम्मेदारी दी। पीएम मोदी के बनारस सीट से तीसरी बार 1.5 लाख मतों के अंतर से जीतने में सबसे बड़ा योगदान कैंट विधानसभा के मतदाताओं का है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी को सर्वाधिक करीब 1.5 लाख के आसपास मत कैंट से ही मिले हैं। दूसरे नंबर पर शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ भी पीएम मोदी को वोट बरसे। पीएम मोदी की जीत के मतों का अंतर कम करने में शहर दक्षिणी के मुस्लिम मतदाताओं की प्रमुख भूमिका रही है, जो एक तरफा अजय राय के साथ रहे। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की ओर मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव नहीं दिखा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना एक बड़ा मुद्दा रही। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इस स्कीम को खत्म करने का वादा किया था। इस मुद्दे पर पार्टी को चुनाव में काफी समर्थन भी मिला। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद इस योजना में कोई बदलाव करेगी? आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि यह अग्निवीर योजना सरकार के लिए कितनी खतरनाक साबित हुई और इसका क्या नुकसान उठाना पड़ा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार में आने पर वे स्कीम को हटाकर और नई योजना लागू करेंगे। भले ही एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि अब मिलीजुली सरकार में इस बात का जोर रहेगा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो आशंकाएं हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाए। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पहले ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अग्निवीरों पर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा शुरू से ही अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक में यह नाराजगी देखी गई है। बीजेपी का राष्ट्रवाद का नारा इन युवाओं को काफी प्रभावित करता है, लेकिन अचानक लागू हुई अग्निपथ ने इन युवाओं को झटका दिया। नतीजों में इनकी नाराजगी का असर भी दिखा। भले ही बीजेपी की तरफ से अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाए जाते रहे, लेकिन कई रिटायर्ड फौजियों के साथ ही विपक्ष भी इस पर कई सवाल उठाता रहा। जिन राज्यों में बड़ी संख्या में युवा फौज में जाते हैं और उन राज्यों के नतीजे देखें तो अग्निवीर का असर दिखता है। तो चलिए अब जानते हैं जिन राज्यों से ज्यादा भर्तियां हुई है वहां का हाल। हरियाणा में सीटें 10 से घटकर 5 हो गई। वोट शेयर 58.20% से घटकर 46.11% हो गया। हिमाचल में भले ही बीजेपी ने चारों सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर 69.70% से घटकर 56.44% हो गया। उत्तराखंड में 5 सीटें जीती, लेकिन वोट शेयर 2019 में 61.66% था, वही इस बार 56.81% रह गया। वहीं पंजाब में भी सीटें 0 हो गई। राजस्थान में सीटें 24 से घटकर 14 रह गई। यूपी में 62 से घटकर 33 हो गई। अग्निपथ स्कीम में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और इनमें से 25% को परमानेंट होने का मौका मिलेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सेना की तरफ से कहा गया है कि इसे 25% से बढ़ाया जाना चाहिए। रेगुलर सैनिकों को जहां सालाना 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को सालाना 30 दिन की छुट्टी मिलती है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के जो मुद्दे हैं इन्हें आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। अब केंद्र सरकार के समीकरण बदलने से इन पर काम होने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार को ऐसी योजना लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। सरकार के अनुसार ये रिफॉर्म लंबे समय से पेंडिंग था। साल 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, लेकिन उसके और भी कई सारे पहलू थे। वो चाहते थे कि कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम हो और साथ ही टीथ टू टेल रेशो भी कम हो। एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशो है, और उसे कम किया गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अभी तक 40,000 अग्निवीर भर्ती किए हैं
और 2026 तक 1,75,000 अग्निवीर भर्ती करने का लक्ष्य है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस योजना ने भाजपा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद है कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और जब वो देश पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी पैकेज या टेट्रा पैक जूस पीते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मार्केट में मिलने वाले डिब्बा बंद जूस को लेकर कंपनियां फ्रेश और 100% फ्रूट्स के इस्तेमाल का दावा करती हैं। अब ऐसा दावा करने वाली जूस कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में लगे कई दावे करती है, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं FSSAI द्वारा जारी किए गए सख्त ऑर्डर के बारे में। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने सभी जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के डिब्बों पर 100% फ्रूट जूस का दावा नहीं करें। यदि वे ऐसा करती हैं तो अपने प्रोडक्ट्स में उन्हें 100% जूस रखना होगा। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और विज्ञापन के प्रसारण के समय पर भी ऐसे दावे नहीं कर सकती। इस संबंध में FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। जो भी जूस निर्माता कंपनियां इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल मार्केटिंग और विज्ञापन ही नहीं, बल्कि जूस के डिब्बों पर लगे लेबल भी ऐसे भ्रामक दावों को हटाना होगा। सभी जूस निर्माता कंपनियों को ये काम जल्द से जल्द करना होगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर FSSAI को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। कई जूस निर्माता कंपनियां भ्रामक जानकारियों के साथ अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। इस बात की जानकारी FSSAI को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ही FSSAI ने ये सख्त निर्देश जारी किए थे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स विज्ञापन और दावे रेगुलेशन 2018 में बताया है कि कोई भी कंपनियां इससे दावा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपने जूस में पानी मिलाती हैं, साथ ही अन्य सामग्री भी मिलाई जाती है। इतना ही नहीं, ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करने पर जूस बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस बताकर लेबलिंग करनी होगी। FSSAI ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जिन कंपनियों ने पैकिंग के लिए सामग्री छाप ली है, उन्हें उस पैकेजिंग सामग्री को भी नष्ट करना होगा। इसके लिए कंपनियों को 1 सितंबर 2024 का समय दिया गया है। सभी FBO से कहा गया है कि वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के नियमों के दायरे में काम करें। यदि उनके जूस में 15 ग्राम प्रति किलो से ज्यादा शुगर है, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को स्वीट जूस के हिसाब से लेबल करना होगा। FSSAI ने कहा है कि वह लगातार फूड सेफ्टी के नियमों को मजबूती से लागू करने का प्रयास करती है। हम किसी भी कंपनी को भ्रामक दावे करके कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सभी कंपनियों को फलों के जूस के संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि पैकेट वाले जूस का मेन इंग्रेडिएंट पानी होता है और इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट फ्रूट या फ्रूट का पल्प बहुत ही कम मात्रा में होता है। पानी मिलाकर जूस बनाने को रिकॉन्स्टिट्यूट कहा जाता है, इसीलिए इनके लेबल पर 100% फ्रूट जूस के बजाय रिकॉन्स्टिट्यूट लिखा जाना चाहिए। वहीं अगर जूस में न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स 15 ग्राम पर केजी से ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट के लेबल पर स्वीटेंड जूस भी लिखा होना चाहिए। लेकिन पैकेज फलों के रस के स्थान पर ताज़ा निचोड़े गए फलों के रस की सिफारिश ही क्यों की जाती है? कनिका मल्होत्रा, कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर, कहती हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस की पोषण संरचना और स्वास्थ्य लाभ ताजे निचोड़े गए रस से बहुत भिन्न होते हैं। वो आगे कहती हैं कि ताजे निचोड़े गए जूस में फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्यादातर विटामिन, खनिज और एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। इसमें विटामिन C, पोटेशियम और दूसरे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। ताज़ा निचोड़ा हुआ रस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है, पाचन में सहायता कर सकता है और आपके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ समग्र स्वास्थ्य को कल्याण में योगदान दे सकता है। मल्होत्रा कहते हैं कि इनमें अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं होते हैं। वह दावा करती हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस को पुनर्गठित करने के दौरान गर्म किया जाता है और कंडेंस्ड किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विटामिन, खनिज और एंजाइम की महत्वपूर्ण हानि हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूसेस में अक्सर स्वाद को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त चीनी और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एडिशनल शुगर होते हैं। इन रसायनों से मोटापे और अन्य मेटाबॉलिक रिलेटेड बीमारियों जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
उपभोक्ता वास्तविक 100% फलों के रस और भ्रामक लेबल वाले फलों के रस के बीच अंतर करने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। सामग्री सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे जूस की तलाश करें जिसमें केवल एक ही घटक सूचीबद्ध हो। विशिष्ट फल स्वयं, उदाहरण के लिए 100% संतरे का जूस। ऐसे जूस से बचें जिनमें चीनी या पानी मिला हो। फ्रॉम कंसेंट्रेट और रिकॉन्स्टिट्यूटेड जैसे शब्दों से सावधान रहें, क्योंकि ये संकेत देते हैं कि जूस को संसाधित किया गया है और इसका पोषण मूल्य कम हो सकता है। प्रमाण पत्रों और लेबल की जांच करें। प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से प्रमाण पत्र प्राप्त करें जो उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि करते हैं, जैसे कि 100% जूस लेबल या अन्य क्षेत्रीय प्रमाण पत्र। प्राकृतिक या असली फल से बने जैसे अस्पष्ट शब्दों से सावधान रहे जो विनियमित नहीं हैं और भ्रामक हो सकते हैं। साथ ही फलों की कीमतों की तुलना करना। 100% शुद्ध फलों के रस आमतौर पर चीनी या पानी वाले फलों के रस से ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उनमें फलों की मात्रा ज़्यादा होती है और उत्पादन लागत भी ज़्यादा होती है। अगर कीमत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हो सकता है कि वह सच ना हो। कुछ ब्रांड अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदान करते हैं। उनके जूस की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के बारे में वह जानकारी लें। इस्तेमाल किए गए फलों, निष्कर्ष विधि और किसी भी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के बारे में जानकारी लें। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ बूच विल्मोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर गुरुवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ गया। 59 साल की सुनीता एक नए चालक दल वाले अंतरिक्ष यान का संचालन और परीक्षण करने वाली पहली महिला बन गई। हमारे आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए आपको बताते हैं उनके सफर के बारे में और कैसे वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। विलियम्स और विल्मोर का स्वागत घंटी बजाकर किया गया, जो आईएसएस पर एक पुरानी परंपरा है। स्पेस स्टेशन की बाकी सदस्यों को एक परिवार बताते हुए उन्होंने इतने शानदार स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विलियम्स और विल्मोर स्टार लाइनर में उड़ने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्चिंग से लगभग 26 घंटे बाद उन्होंने बोइंग स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक आईएसएस तक पहुंचा दिया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टार लाइनर के स्पेस स्टेशन से जुड़ने से पहले निगरानी की। मामूली हीलियम रिसाव जैसे तकनीकी गड़बड़ियों के कारण डॉकिंग की लगभग 1 घंटे में देरी हुई। मामूली हीलियम रिसाव जैसी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण डॉकिंग में लगभग 1 घंटे की देरी हुई। आईएसएस के रास्ते में चालक दल ने अंतरिक्ष में पहली बार स्टार लाइनर को मैनुअल रूप से उड़ाने सहित परीक्षणों की एक श्रृंखला पूरी की। वे अंतरिक्ष में लगभग 1 सप्ताह बिताएंगे और विभिन्न परीक्षणों में सहायता करेंगे और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। स्टार लाइनर से वापस पृथ्वी पर लौटने के दौरान उनका समुद्र की जगह जमीन पर उतरने का प्लान है। नासा हमेशा से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए स्पेस एक्स क्रू मॉडल का एक विकल्प चाहता था और बोइंग स्टार लाइनर कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इसे आकार दे रहा है। सुनीता विलियम्स ने स्वीकार किया था कि वह उड़ान से पहले थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नए अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने को लेकर उन्हें कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब मैं आईएसएस पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आई हूँ। विलियम्स ने स्टार लाइनर को डिजाइन करने में मदद की है, जिसमें 7 चालक दल बैठ सकते हैं। बता दें, अंतरिक्ष यान आमतौर पर ऑटो होता है, लेकिन चालक दल ने करीब 2 घंटे की ऑटो उड़ान के दौरान यान को खुद से नियंत्रण में लिया। उन्होंने स्टार लाइनर को पृथ्वी की ओर किया ताकि सेवा मॉड्यूल के पीछे इसका संचार एंटीना ट्रैकिंग और डेटा रिले उपग्रहों की ओर हो सके। इसके बाद उन्होंने यान को इस तरह से घुमाया कि उसका सूर्य की ओर घुमाव हो सके, ताकि जरूरत पड़ने पर वे आंतरिक बैटरी को चार्ज कर सके। इस पूरी कवायद का उद्देश्य यह दिखाना था कि यदि तीनों उड़ान कंप्यूटर एक ही समय में बंद हो जाए तो वे अंतरिक्ष में काम कर सकते हैं। उन्होंने मैनुअली यान की गति बढ़ाई और फिर से धीमा किया, ताकि जरूरी हो तो क्रू दल खुद ही अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से अलग हो सके। विलियम्स पहले भगवान गणेश की मूर्ति और भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। अब यह उनकी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। जब वह अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची तो कुछ खास अंदाज में नजर आई। वह अंतरिक्ष पहुंचते ही खुशी में झूमती दिखी। उन्होंने इस दौरान नृत्य भी किया और आईएसएस पर सवार 7 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को गले भी लगाया। विलियम्स और विल्मोर का स्वागत घंटी बजाकर किया गया, जो एक पुरानी आईएसएस परंपरा है। वही अपने नृत्य पर सुनीता ने कहा कि चीज़ों को आगे बढ़ाने का यह तरीका वही अपने शानदार स्वागत के लिए चालक दल के सदस्यों को परिवार कहते हुए उनको धन्यवाद भी दिया।
उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को याद कर रही हूँ। आप खुश होंगे जानकर कि मैं यहाँ अपने एक और परिवार के साथ हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बताया गया है कि बोइंग स्टारलाइनर यान की उड़ान में कई बार कई वजहों से देरी हुई। आखिरकार फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में इस यान की रवानगी हुई। इस तरह के मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। मई 1987 में सुनीता ने अमेरिका की नौसेना अकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वह अमेरिका की नौसेना से जुड़ गई थी। 1998 में उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इससे पहले भी 2006 और वर्ष 2012 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकी हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बंटवारे के बाद 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। ऐसे में जानते हैं कि 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्यों छिन गई और जगनमोहन रेड्डी का 3 कैपिटल वाला फॉर्मूला कहां अटका है। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं कि आखिर जगनमोहन रेड्डी का 3 कैपिटल फॉर्मूला कैसे हुआ फेल। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हैदराबाद अब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की ही राजधानी होगी। 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही। 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। 2 जून 2014 को आंध्र से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना था। हैदराबाद भारत के सबसे बड़े मेट्रो शहरों में से एक है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहीं हैं। दुनिया के 10 सबसे तेजी से उभरते शहरों में हैदराबाद भी है। हैदराबाद की जीडीपी 200 अरब डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों को 2 जून के बाद लेक व्यू गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जैसी सरकारी इमारतों को कब्जे में लेने को कहा था। दशकों से तेलंगाना की मांग चल रही थी। फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर तेलंगाना का गठन करने वाला बिल पास हुआ था। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 5(1) के मुताबिक हैदराबाद को 2 जून 2014 से अगले 10 साल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इस कानून के सेक्शन 5(2) में कहा गया था कि 10 साल बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई जाएगी। तो फिर आइए जानते हैं कि आंध्र की राजधानी क्या है। तेलंगाना को बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। आंध्र की राजधानी क्या होगी, इसे लेकर दोनों सरकारों चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने काम तो किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 2014 में जब बंटवारा हुआ तो उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की जीत हुई। उस चुनाव में टीडीपी ने 175 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की। सरकार में आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बना दिया। 22 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती में नई राजधानी के निर्माण की बुनियाद भी रख दी। इतना ही नहीं, नई राजधानी बनाने के लिए नायडू सरकार ने किसानों से 33,000 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली। नायडू सरकार में अमरावती को राजधानी बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन 2019 में सरकार बदल गई और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार बनी। जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनने के बाद अमरावती के निर्माण का काम रुक गया। दिसंबर 2019 में जगनमोहन रेड्डी नया बिल लेकर आए। इसे 3 कैपिटल बिल भी कहा जाता है। इसमें प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी। पहली होगी विशाखापट्टनम, जहां से प्रशासनिक काम होगा। दूसरी होगी अमरावती, जहां विधानसभा होगी, और तीसरी होगी कुर्नूल, जहां हाई कोर्ट होगा। हालांकि सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी मर्जी से 3 राजधानियां नहीं बना सकती। इसी के साथ अदालत ने सरकार को अमरावती को राजधानी बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य को 6 महीने में पूरा करने का निर्देश भी दिया। नवंबर 2022 में आंध्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पिछले साल जनवरी में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम रेड्डी ने कहा था कि अगर 4 जून को उनकी सरकार बनती है तो उनका शपथ ग्रहण समारोह विशाखापट्टनम में ही होगा। तो आइए जानते हैं 3 राजधानियां बनी तो क्या होगा। फिलहाल 3 राजधानियों का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाती है और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनती हैं तो ये पहला राज्य होगा जिसकी 3-3 राजधानियां होगी।
अगर ऐसा होता है तो 3 राजधानियों से अलग अलग काम होगा। विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्व में बसा तटीय शहर है। सारे सरकारी कामकाज यहीं से होंगे। मुख्यमंत्री आवास से लेकर राज्यपाल का दफ्तर भी यहीं होगा। अमरावती, आंध्र प्रदेश के बीचों बीच बसे अमरावती शहर में राज्य की विधानसभा होगी। इसका इस्तेमाल विधानसभा सत्रों के लिए होगा। कुरनूल, यह पहले भी आंध्र प्रदेश की राजधानी रह चुकी है। कुरनूल में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट बनेगी और उसकी बेंच बाकी शहरों में भी बनाई जाएगी। अब तक हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की सरकार 3 इमारतों का इस्तेमाल करती थी। पहली लेक व्यू गेस्ट हाउस, दूसरी लकड़ी का पुल पर स्थित पुलिस बिल्डिंग और तीसरी आदर्श नगर में बनी हर्मिटेज बिल्डिंग। अब चूंकि हैदराबाद आंध्र की राजधानी नहीं रही, इसलिए तेलंगाना सरकार ने इन सभी इमारतों पर कब्जा करने का निर्देश दिया है। इस साल जनवरी में आंध्र सरकार ने तेलंगाना सरकार को पत्र लिखकर इन तीनों सरकारी इमारतों को बरकरार रखने की मांग की, साथ ही किराया देने का भी ऑफर दिया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण इस पर बातचीत नहीं हो सकती। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद अनेक जगहों पर भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। बुधवार 5 जून रात बाकुंडा के कोतुल नगर में भाजपा समर्थकों के घरों पर हमला किया गया। वहीं कोलकाता के नारकेलडांगा में भाजपा कार्यालय पर बमबारी की गई। दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के क्रेनिंग में भाजपा नेता के घर पर पथराव किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा पर भारी पड़ी। वहीं अब चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि पुलिस और हाईकोर्ट का इस पर क्या कहना है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को कई हिस्सों में कई घटनाएं सामने आई। कुछ बिहार में एक भाजपा कार्यकर्ता पर टीएमसी से जुड़े लोगों ने बंदूक से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। उधर नादिया में टीएमसी के युवा नेता के घर देसी बम फेंके गए, जबकि 24 परगना में कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों और दफ्तर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद बुधवार 5 जून को राज्य भर से चुनाव के बाद हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। कुछ बिहार जिले के नताबाड़ी इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता पर कथित तौर पर टीएमसी समर्थक ने बंदूक से हमला किया। उन्होंने बताया कि कथित घटना के एक वीडियो में स्थानीय निवासियों को टीएमसी कार्यकर्ता का पीछे करते हुए देखा गया था, जो अपनी बंदूक लेकर भाग रहा था। उधर नादिया के शांतिपुर में टीएमसी के एक युवा नेता केशवर पर कथित तौर पर देसी बम फेंके गए, जबकि उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में कुछ लोगों ने कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि जिले में एक अलग घटना में मध्यम ग्राम इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा घरों और भाजपा के दफ्तर में कुछ लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक हालात पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे हैं। जवानों के निकलते ही आरोपी वापस लौटे और इलाके में तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने जहां टीएमसी पर आरोप लगाए तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने भी दावा किया है कि यह झड़प भाजपा के भीतर प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद के कारण हुई। पुलिस ने बताया कि हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। दुर्गापुर में एक माकपा नेता की बेटी की दुकान पर भी तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने टीएमसी पर राज्य में आतंक का राज फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी ने आतंक का राज फैला दिया है। यह 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की पुनरावृत्ति है। हम ममता बनर्जी सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं अब और न हो। हालांकि इन घटनाओं पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। हाल ही में मतदान खत्म होने के बाद भी ऐसा ही एक मामला बंगाल में सामने आया था, जहां मतदान खत्म होते ही बंगाल के विभिन्न स्थानों पर हिंसा शुरू हो गई। राज्य के नादिया जिले के देवग्राम इलाके में शनिवार रात एक भाजपा कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। मृतक का नाम हाफिजुल शेख है। बता दें कि वो चांदपुर ग्राम का रहने वाला था। शनिवार रात हाफिजुल चाय की दुकान पर बैठा था। उसी समय मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कुछ लोग वहां पहुंचे और हाफिजुल पर काफी नजदीक से गोलियां चलाई। इसके बाद चाकू से भी वार किया गया। स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने घटना के पीछे राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ बताया है। दूसरी तरफ तृणमूल ने घटना में हाथ
होने से इनकार किया है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में प्रियांकु पांडे नामक भाजपा नेता के घर के सामने शनिवार देर रात कुछ लोगों ने बमबारी की। प्रियांकु बैरकपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह के चुनाव एजेंट है। दूसरी तरफ इसी जिले के नेहाटी में एक तृणमूल नेता के कार्यालय के सामने बम फेंके गए। कोलकाता उत्तर में रमेश साव नामक भाजपा के बूथ एजेंट को मारा पीटा गया था। वहीं बशीरहाट संसदीय क्षेत्र के संदेशखाली में शनिवार को हुए मतदान के समय से ही माहौल अशांत है। वहां पुलिस व महिलाओं के बीच रविवार को फिर झड़प हुई। महिलाएं बांस, लाठी व पहसूल लेकर सड़कों पर उतर पड़ी। गंभीर हालात को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस, रैफ व केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगाई गई थी। मालूम हो कि संदेशखाली में मतदान के दिन भाजपा कार्यकर्ता की कुछ लोगों ने पिटाई की थी। आरोप तृणमूल पर लगा था। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने पथावरोध किया था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की थी तो उनमें झड़प हुई थी। इसमें एक पुलिसकर्मी का सिर फट गया था। वहीं पुलिस ने उस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। रविवार को पुलिस एक और अवरोधकारी को पकड़कर ले जा रही थी। उसी समय बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हो गई और पुलिस को रोका। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इसी बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने संदेशखाली में हुई गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चलिए अब जानते हैं कि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या कहना है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायाधीश ने कहा है कि अगर राज्य सरकार हिंसा पर काबू नहीं कर पाती है तो अगले 5 साल तक के लिए प्रदेश में केंद्रीय बल को तैनात करने का निर्देश देना पड़ सकता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि बंगाल में ही क्यों चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग को केंद्रीय बल को तैनात करने का निर्देश देना पड़ता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी हिंसा होने पर ईमेल के जरिए पुलिस महानिदेशक को इसके बारे में सूचित करना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस महानिदेशक संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देंगे और पुलिस को इसी के अनुसार तत्काल उपयुक्त कदम उठाने होंगे। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में एक पुलिस शिविर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि घायल पुलिस कांस्टेबल की पहचान संदीप साहा के रूप में हुई है, जिसका शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उन्होंने कहा कि इलाके में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के रूप में जाने जाने वाले 3 लोगों को सितालिया पुलिस शिविर में साहा पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने कहा कि शिविर में मौजूद 2 अन्य पुलिस कर्मियों को भी पीटा गया था। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों की एक टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने के बाद से संदेशखाली खबरों में है। हाल ही में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए थे। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का सफाया हो गया। छिंदवाड़ा समेत बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की है। हार के बाद कांग्रेस नेताओं में खुलकर दरार सामने आ रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने गुरुवार को वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस विधायक अजय सिंह का और क्या सवाल उठाए हैं उन्होंने दिग्विजय, कमलनाथ संग जीतू पटवारी पर। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने संगठन के काम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा किए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि आखिर पटवारी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन क्यों थामा, वहीं पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा
रहे नेता कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष तथा कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार पर आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि आखिर इस हार के पीछे प्रमुख कारण क्या है, इसकी व्यापक स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हार से कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हाई कमान अब ये शीघ्र ही तय कर लेंगे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका पर भी सवालिया निशाना उठाए और उन्होंने कहा कि ये दोनों ही दिग्गज नेता अपने क्षेत्रों के बाहर क्यों नहीं निकले। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान इस बात की भी समीक्षा करे कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में कौन कौन दिग्गज कहां कहां पहुंचा। अजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत पर भी हमला बोलते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इनकी कभी भी कांग्रेस में वापसी ना हो। उन्होंने कहा कि संकट के समय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले मतलब परस्त नेताओं की कांग्रेस में वापसी होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। अजय सिंह ने कहा कि साल 2013 में जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तब कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई तो मैंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगी, केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की समीक्षा करे, इतनी बुरी हार आज तक नहीं हुई है। कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा कि एक बड़े नेता के आने जाने का निर्णय भी नुकसानदायक रहा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब मैं आईएसएस पर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं घर लौट आई हूँ। विलियम्स ने स्टारलाइनर को डिजाइन करने में मदद की है, जिसमें 7 चालक दल बैठ सकते हैं। बता दें, अंतरिक्ष यान आमतौर पर ऑटो होता है, लेकिन चालक दल ने करीब 2 घंटे की ऑटो
तरह के मिशन पर जाने वाली सुनीता विलियम्स दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। मई 1987 में सुनीता ने अमेरिका की नौसेना एकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद वह अमेरिका की नौसेना से जुड़ गई थी। 1998 में उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था। इससे पहले भी 2006 और वर्ष 2012 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन चुकी हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।